अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे जबरदस्त खबर की। फखर जमान की आज शानदार कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान अब भी वर्ल्ड कप में मौजूद है, यानी कि पाकिस्तान के चांसेस सेमीफाइनल क्वालिफाई करने के लिए अब तक बरकरार हैं। ऑब्वियसली जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वो क्या सिनेरियोज है जिसके बाद पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, उस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आज का जो मैच था वहां पे जो पहला हाफ था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आज का मैच नहीं जीत सकेगा क्योंकि बॉलर्स की कारकर्दगी कुछ खास नहीं रही और 401 रन बनाए न्यूजीलैंड ने 6 विकेट के नुकसान पे। पाकिस्तान को 50 ओवर्स में 402 रन चाहिए थे, जो कि वर्ल्ड कप के लिए एक रिकॉर्ड होता है। इससे पहले श्रीलंका के अगेंस्ट 345 बना के पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था वर्ल्ड कप में चेस का, लेकिन 402 रन बनाना पाकिस्तान के लिए मुश्किल टारगेट था। लेकिन फखर जमान की शानदार कारकर्दगी, 81 बॉल पे 126 रन बनाए, 11 छक्के और 8 चौके उन्होंने लगाए। बाबर आजम भी नॉट आउट थे, उन्होंने 63 बॉल्स पे 66 स्कोर किया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह कि पाकिस्तान ने टोटल 200 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे, और पाकिस्तान जो ये मैच जीता है वो डकवर्थ लुइस मेथड पे जीता है, क्योंकि 2 मरतबा बारिश हुई जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान का जो टारगेट है वो रिड्यूस कर दिया गया था। और जब दूसरी मरतबा बारिश के बाद पाकिस्तान टीम और न्यूजीलैंड टीम मैदान में वापस नहीं आई, मैच कॉल ऑफ कर दिया गया, तो उस वक्त डकवर्थ लुइस सिस्टम ये बता रहा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड से 21 रन आगे है, लिहाजा पाकिस्तान ये मैच 21 रन से जीत गया है। और जो रन रेट है पाकिस्तान का वो थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। न्यूजीलैंड अब भी आगे है और चौथी पोजीशन पे है, जबकि पाकिस्तान का रन रेट इंप्रूव होकर अब पॉजिटिव 0.036 हो गया है और न्यूजीलैंड का जो रन रेट है वो 0.4 है। अब सिनेरियोज क्या है, पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहता है, उसके बाद अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी बात करेंगे। पहला सिनेरियो ये है कि बीट करें इंग्लैंड को, पाकिस्तान शिकस्त दे दे इंग्लैंड को, और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड शिकस्त खाए श्रीलंका को, यानी कि वो मैच श्रीलंका जीत जाए और एक मैच अफगानिस्तान भी अपने 2 मैचेस से हार जाए, तो पाकिस्तान आसानी बगैर रन रेट में पड़े क्वालिफाई कर जाएगा। यानी पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराना है और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराना है, और अफगानिस्तान ने अपने 2 मैचेस में से, जो कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के साथ है, उनमें से एक हारना है। ये आसान सिनेरियो है। जो मुश्किल सिनेरियो है वो ये है कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका को 1 रन से भी हरा देता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान को इंग्लैंड को 130 रन से हराना पड़ेगा कम से कम, तब जाके पॉइंट्स बराबर होंगे और फिर पाकिस्तान का जो रन रेट है वो न्यूजीलैंड से बेहतर होगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर अफगानिस्तान ने इस दौरान अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो फिर वो पाकिस्तान से आगे निकल जाएगा। तो जो सिनेरियो नंबर 2 है उसमें रन रेट बड़ा मैटर करेगा। अगर न्यूजीलैंड बीट करता है श्रीलंका को तो फिर पाकिस्तान को 130 रन से जीतना पड़ेगा। मोहम्मद आमिर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मतलब शानदार कारकर्दगी, आज ये कहा जा सकता है कि सिंगल हैंडेडली मैच विनिंग परफॉर्मेंस थी फखर जमान की, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज ये डकवर्थ लुइस के मेथड की वजह से पाकिस्तान जीता है। जी, अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, आई होप कि आप भी एंजॉय कर रहे होंगे पाकिस्तान के विन को जैसे हम सारे कर रहे हैं। हम तो छक्कों के मुंतजर थे जो फखर जमान के आने के बाद देख रहे हैं हम। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे। देखिए शहजाद भाई, हमारा आपको पता है कि जियो पे हारना मना भी प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम तीनों पैनलिस्ट, जो मैं, रजाक भाई और इमाद, कब से यही बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट प्लेयर का होना टीम में बहुत जरूरी है और फखर ही इज द ओनली वन कि जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और आपने लास्ट 2 गेम से देखा है, और आज तो मस्ट विन गेम था और फखर ने बहुत सारे प्रेशर गेम्स में प्रूव भी किया हुआ है। और आई डोंट नो कि वो मैचेस में स्टार्टिंग में एक मैच के बाद नीदरलैंड के बाद वो जो है वो ड्रॉप कर दिया गया था। वो इम्पैक्ट प्लेयर्स को आप ऐसी कंडीशंस में जहां पे बैटिंग विकेट्स होती हैं आप नहीं बाहर बिठा सकते, और उसने लास्ट 2 गेम से अपना डिफरेंस बताया, जैसे आपने सही बोला है। आई थिंक ये फखर ही जितवा सकता था ये मैच, अदरवाइज आपको पता है जिस तरह फखर इनिंग खेला है और कोई भी नहीं है हमारी टीम में, मैं सही बता रहा हूँ, ये ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, कि जिस तरह फखर खेल सकता है, डोमिनेट कर सकता है बॉलर्स को, कोई ऐसा नहीं है हमारी टीम में। और थैंकफुली कि वो फखर ने एंड तक डिलीवर किया। बहुत ही मैच्योर तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया कि इम्पैक्ट प्लेयर है। यानी कि हम देखते हैं दूसरी तरफ, नो डिसरिस्पेक्ट टू इमाम, लेकिन अगर वो 40-50 भी करते हैं तो उनका 40-50 या 70 भी ऐसा नहीं लगता पाकिस्तान को मैच जिताएगा। लेकिन जब फखर 50 क्रॉस करते हैं तो आपको यकीन होता है कि जिस तरीके से वो इंपोज करते हैं अपने आप को ऑपोजिशन के ऊपर, तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक साइकोलॉजिकल बर्तरी भी हासिल हो जाती है। और हमने देखा भी है 50 क्रॉस करते हैं तो बड़ी 100 भी मारते हैं। बड़े मैचेस में, चैंपियंस ट्रॉफी में, फाइनल में आपका बड़ा रोल था बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में उन्होंने 125 करके दिए। तो मुझे बताइएगा आमिर, एक मैच के लिए ड्रॉप किया नीदरलैंड में,
लेकिन एक दो मैचेस बाद ये आवाजें आना शुरू हो चुकी थी कि अब अब्दुल्ला शफीक के साथ उनको ओपन करना चाहिए, इतने लंबे अरसे के लिए 5 मैचेस के लिए ना ड्रॉप करें। क्या मतलब क्या होगी उस वक्त टीम मैनेजमेंट की? आई थिंक क्योंकि जो होता है ना, जब प्लेयर थोड़ा परफॉर्म नहीं कर रहा होता, हमारे कल्चर में थोड़ा ऐसा है कि एकदम से ना हम जो है ना वो चले जाते हैं, मतलब सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा वो रहता नहीं है। मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ कि एक जो बड़े मैच के प्लेयर होते हैं, जो सीनियर प्लेयर्स होते हैं और जिन लड़कों ने प्रूव किया होता है प्रेशर सिचुएशंस में, उनमें डाउट करना ही गलत बात होती है। और आई थिंक फखर एक ऐसा प्लेयर है कि जिसकी सलाहियतों पे डाउट करना ही गलत बात है, क्योंकि वो ऐसा प्लेयर है, उसको तो आपके फेलियर्स एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ऐसे प्लेयर्स के ना आपको फेलियर्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लेयर है जो 10 मैचों में से 2-3 मैच आपको सिंगल हैंडली मैच जिता देगा, और वही डिफरेंस क्रिएट करते हैं जो आज भी उसने साबित किया। वेरी ट्रू। अब्दुल रज़ाक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक साहब, मुझे पता है फ्लाइट पे थे, मुझे नहीं पता कितना मैच देखा, बट आई थिंक इनिशियल जो बैटिंग थी फखर जमान की 80 रन, वो शायद आपने देखे होंगे। क्या कहेंगे आज की परफॉर्मेंस के बारे में? एक इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत थी, कहा जा रहा था पूरा साल पाकिस्तान ने पावर प्ले में छक्का नहीं मारा है, आज फखर जमान ने 11 छक्के मारे, पावर प्ले में भी मारे, पिछले मैच में 7 छक्के। तो एक जो फायर पावर की जरूरत थी पाकिस्तान को टॉप ऑफ द ऑर्डर, वो हमें नजर आया आज। देखिए, ये क्रिकेट जो है ये पूरी माइंड गेम है। आप हमेशा इस तरह ही करते हैं पाकिस्तान टीम, जितने मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग कप्तान भी है, तो इनको क्या पता नहीं है कि फखर की गेम क्या है। पिछले 4-5-6 साल से जो भी वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, उसका एशिया कप अच्छा नहीं गया, अफगानिस्तान के साथ भी अच्छी सीरीज नहीं गई उसकी, पर वो उनको पता तो है कि जब वो खेलता है तो ऐसे ही खेलता है। तो इन पिचों पे, हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया में भी वर्ल्ड कप हो रहा होता या न्यूजीलैंड में हो रहा होता या इंग्लैंड में होता, तो आप ठीक कह सकते हैं कि ठीक है, उनको आपने बाहर बिठाया है। पर ये कि यहाँ पे इन कंडीशन में फखर को बाहर करना बनता ही नहीं है। और हमने पिछले कोई 2 हफ्ते से ये कह रहे हैं कि इसको खिलाना चाहिए, इसको खिलाना चाहिए, पर हमने वही रिवायत रखी, हमारी जो एक बैटिंग लाइनअप थी। जी रज़ाक भाई, आवाज आ रही है? रज़ाक साहब बता रहे थे कि हमने वही रिवायत रखी। अब रज़ाक साहब आवाज आ रही है आपको? अच्छा, रज़ाक साहब आवाज़ नहीं आ रही। मैं आमिर साहब, क्योंकि आप इस पूरे सेटअप में रहे, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए खेले बल्कि डिफरेंट आप लीग्स में भी खेलते रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब बाहर बैठ के, चले हम तो एक्सपर्ट्स नहीं, हम तो एक अपने ओपिनियन देते हैं, लेकिन क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स भी, मैं गौतम गंभीर को सुन रहा था, वो भी ये कह रहे थे पाकिस्तान के 4-5 खिलाड़ी जो हैं शुरू वाले, वो एक जैसा गेम खेलते हैं, यानी स्टेडी इनिंग्स खेलते हैं, लेके चलते हैं, कोई बहुत पावर हिटर नहीं है। तो हमें बैठ के ये समझ आ रहा होता है, क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी दुनिया में ये बात कर रहे होते हैं, आप जैसे लोग ये बात कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट को क्यों इतना टाइम लगता है ये समझने में कि हाँ एक इंपैक्ट प्लेयर की जरूरत है? खासतौर पे आपने और रज़ाक साहब ने दोनों इंपॉर्टेंट बात की कि श्रीलंका में विकेट स्लो थी, ये तो छोटे ग्राउंड फ्लैट विकेट्स हैं सारी। बिल्कुल, देखिए, जहां तक मैं मिक्की को जानता हूँ, मिक्की की फर्स्ट चॉइस फखर ही होगा। ये मेरा अपना, आई थिंक मेरे थॉट्स हैं जितना मैं मिक्की को जानता हूँ, क्योंकि मिक्की हमेशा से फखर को बैक करता है और वो बहुत लाइक करता है इम्पैक्ट प्लेयर्स को। लेकिन क्योंकि मिक्की आया लेट आई सेटअप में, फिर आपको पता है वो एशिया कप में भी बस 1-2 मैचेस के लिए साथ था, वो काउंटी में थे, अभी बार वर्ल्ड कप में उन्होंने ज्वाइन किया। मोस्ट लाइकली टीम प्लेइंग 11, ये अपनी भी टीम सेलेक्ट हुई, आपको पता है ये बाबर ने 99% बाबर की ही टीम है ये। और क्योंकि इमाम ने भी कुछ मैचेस में परफॉर्म किया हुआ था, तो फिर आप वो करते हो कि आपका ट्रस्ट किस है। फिर मैंने जैसे आपको बोला है कि आपको जो ऐसे प्लेयर होते हैं फखर जैसे, उनके फेलियर एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। फिर आप सिचुएशंस को देखते हो कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सा प्लेयर जो है वो डिलीवर करके दे सकता है। तो मैं होता, अगर आप मेरे से पूछे, तो मैं तो फखर को आई थिंक 10 के 10 गेम, 2-3 मैच भी एक प्लेयर, आप ऐसे ही देखते हो कि मेरे पास 5 से 6 मैच विनर है, अगर इन 5-6 में से 1-1, 2-2 भी जितवाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। मैं तो ऐसे देखता हूँ। और अगर आप उसको पूरे गेम देते, जैसे उसने बांग्लादेश वाला भी आपको वन साइडेड जितवा के दिया, आज भी उसने वन साइडेड आपको जितवा दिया, उसका तो काम हो गया। तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर पे कभी डाउट नहीं करना चाहिए। ये बड़ी आप इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। साउथ अफ्रीका से हम 1 रन से लास्ट विकेट से हारे, क्या पता वो मैच जीत जाते। अफगानिस्तान से हमारे, क्या पता उसमें हम ज्यादा स्कोर कर लेते। लेकिन रज़ाक भाई, आज फखर ने जब मैन ऑफ द मैच अवार्ड लिया तो उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने अब ये डिसाइड किया था कि हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, और उसी माइंडसेट से हम गए थे। काफी लेट नहीं हो गई मैनेजमेंट ये रियलाइज करने में कि इस टूर्नामेंट में टीम्स 300 की कोशिश नहीं कर रही हैं, 380, 400 की कोशिश कर रही हैं, और उसके लिए ऐसे प्लेयर की जरूरत है। डेफिनेटली। देखें, आप पहले क्या कर रहे थे? अगर आमिर कह रहे हैं कि
मिकी आर्थर की चॉइस है फखर, तो फखर ही उनकी अंडर ही जब था तब तो वो टीम से बाहर हुआ, तब वो मिकी आर्थर नहीं थे, वो तब उनके पास डायरेक्टरशिप है। डायरेक्टरशिप का मतलब होता है कि आप कप्तान पे भी अथॉरिटी रखते हैं और कोच पे भी अथॉरिटी रखते हैं। तो उस वक्त फखर को ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, वहां पे स्टैंड लेना चाहिए था। अब जब पानी सर से निकल गया, अफगानिस्तान से हम हार गए, साउथ अफ्रीका से हार गए, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बची। अगर इनके पास कोई ऑप्शन होती, अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर अफगानिस्तान से जीते होते, साउथ अफ्रीका से जीते होते, तो फखर कभी भी टीम में ना आते। क्योंकि आपकी ये चॉइस है। आप जब पूरी तरह फेल हो चुके, आपको पता है कि अब पानी सर से निकल गया है, अब सिर्फ इफ एंड बट पे हम आ गए हैं, वो टीम जीते, ये हारे, वो हारे, ये जीते आए, तो फिर आपको फखर नजर आ गया कि ये फखर है। फखर का तो पिछले 5 साल 6 साल सबको पता है कि जिस तरह किसी गेम है तो उसको तो बाहर होना ही नहीं चाहिए था। आप वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं तो आप एक प्लान करके जाते हैं। आप एक जब टीमें खेलती हैं आपस में तो उनको पता चल जाता है कि यार कि यहाँ कैसी पिचेज है। हमने 400 स्कोर भी देखा है, हमने 426 स्कोर भी देखा है, हमने 390 स्कोर भी देखा है। तो इस तरह की चीजें इस कंडीशन में हैं। आज की जो मैच था आपने देखा होगा कि ये पाकिस्तान 400 भी चेज कर जाता, मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस तरह फखर खेल रहे थे। और अगर पाकिस्तान 400 चेज कर जाता तो पाकिस्तान का नेट रन बहुत अच्छा होता, पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ जाता, न्यूजीलैंड नीचे आ जाती। तो ये थोड़ा सा बैड लक हुई है हमारे साथ कि बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हुआ। और जिस तरह की कंडीशन थी, फखर आज मुझे लगता है अकेले 250 कर जाते वाकई। और शायद ये सबसे बड़ी इनिंग अभी भी बहुत यकीनन ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनिंग थी, लेकिन अगर 200 चेज में कर जाते जो आज तक नहीं हुआ है तो यकीनन ये बड़ा उनके लिए एक अचीवमेंट होती। 193 गालिबन उन्होंने किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेज में, लेकिन वो एक लूजिंग कॉज में था। विनिंग कॉज में अगर डबल सेंचुरी हो जाती तो क्या बात थी। नेवरदलेस मैं ज़रा बॉलिंग पे आने से पहले ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप दोनों कर रहे हैं, क्योंकि हर प्लेयर में इम्पैक्ट प्लेयर्स एक नहीं 2-3 होते हैं। आप जैसे ओपनर्स में वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के पास, डिकॉक है साउथ अफ्रीका के पास, रोहित शर्मा ने अपना गेम बड़ा एग्रेसिव कर लिया है, वो आते साथ इंपोज करने की कोशिश करता है। अफगानिस्तान के पास गुरबाज है, लेकिन हमारी मैनेजमेंट ने उसमें बड़ा टाइम लगाया। अब जरा बॉलिंग पे बात करते हैं आमिर साहब। आज पहले हारिस रऊफ ने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 ओवर में 85 रन दिए। ये वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए वर्स्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। फिर शाहीन ने आज ही हारिस का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 10 ओवर में 90 रन दे दिए, 82 रन दिए आज हसन अली ने। क्या छोटा ग्राउंड फ्लैट विकेट इसलिए ये था, या बॉलिंग भी कोई खास नहीं की हमने? आमिर साहब आवाज आ रही है? अच्छा हाँ रजाक साहब आप जरा इसका जवाब दे दीजिएगा पहले। हाँ जी, मैंने जब सुना नहीं, बताइएगा क्या बॉलिंग में आज 85 रन हारिस रऊफ ने दिए, जो कि वर्स्ट परफॉर्मेंस थी इन वर्ल्ड कप मैच फॉर पाकिस्तानी प्लेयर। फिर उसी मैच में शाहीन ने रिकॉर्ड तोड़ के 90 रन दे दिए, 82 रन हसन अली साहब ने दिए। तो क्या विकेट फ्लैट थी, ग्राउंड छोटा था, इसलिए बॉलर्स हमारे पिटे हैं, या फिर बॉलिंग भी आज कोई खास नहीं की हमने? देखिए बात ये कंडीशन के मुताबिक जब ऐसी सिचुएशन होती है, अगर एक टीम 400 करती है तो वो फिर कहीं ना कहीं तो होता है। बॉलर का कोई इसमें मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि ये पिचेस थी ऐसी। डे मैच में हमेशा ज्यादा रन होते हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के मैच में भी ज्यादा रन हुए और यहाँ भी ज्यादा मैच हुए। तो ये टोटल मैं समझता हूँ कि हमारी बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रॉब्लम ये थी कि हमारी टीम सिलेक्शन जो हम 11 की टीम बनाते हैं उसमें प्रॉब्लम आप कह सकते हैं। हमें स्पिनर एक लाजमी खाना चाहिए था, और स्पिनर की वजह से ही मैं समझता हूँ 400 रन बने हैं। अगर जेन्युइन स्पिनर को खेल रहा होता तो ये 370 380 के करीब स्कोर होता। सही है। आमिर साहब इस पे आपकी क्या राय है? स्पिनर को खेलना चाहिए था। और दूसरा, मोहम्मद वसीम ने 3 मैचेस खेले और तीनों मैचेस में उसने थोड़ा सा जो मुख्तलिफ किया है एज कम्पेयर टू हसन अली या फिर हारिस रऊफ, वो ये है कि वो विकेट टू विकेट बॉल कर रहे हैं और इन पिचेस पे उनको रिजल्ट भी मिल रहा है और उन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। आज भी अगर शायद वो ना परफॉर्म करते 450 पे खड़ा होता स्कोर। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं इस चीज़ से एग्री करूंगा कि आप देखिए हमारी बॉलिंग जो भी है ना, किसी भी कंडीशन में आके हमारी बॉलिंग इस पूरे वर्ल्ड कप में स्ट्रगल कर रही है। अगर आप पूरा सिनेरियो निकालेंगे तो हमारी बॉलिंग एक वीक लिंक मुझे जो अभी तक नजर आ रहा है, हमारी फास्ट बॉलिंग लिंक जो है वो नजर आ रही है। लेकिन वो कंडीशंस को बड़ा अच्छा यूज कर रहा है। एक तो उसका एक्शन ऐसा स्किटी सा, और फिर वो खिंचा हुआ जो बेल्स हाइट है ना, वो किसी भी विकेट पे उसको हिट करना 140 पे मुश्किल होता है। और वो आई थिंक वो बहुत स्टिक रह रहा है अपनी लिमिटेशन के अगेंस्ट, वो कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं कर रहा। उससे जो विकेट डिमांड कर रही है वो उसी के तहत बॉलिंग कर रहा है, जिसकी वजह से उसको सक्सेस मिल रही है। सही। और स्पिनर आपके ख्याल में आज होना चाहिए था? हो सकता था, लेकिन आप शहजाद भाई ये भी देखें ना, तीनों स्पिनर ही आउट ऑफ फॉर्म है ना। और नवाज देख लें, उसने भी परफॉर्म नहीं किया, फिर शदाब भी परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो इंजर्ड हो गए, फिर उसामा को खिलाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। तो कई दफा कप्तान के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अब तीनों ही एक तो फॉर्म में नहीं है, ऊपर से जब आप ग्राउंड की डायमेंशन देखते हैं
छोटी बाउंड्रीज है, तो वो पे डे गेम है, तो आई थिंक उनकी थॉट ये थी कि रिवर्स स्विंग आएगा इन प्ले तो हम उसको लेटर ऑन यूज कर सकते हैं बजाय कि हम स्पिनर को खिला दें। सही है, मैंने सिनेरियोज बताए थे अपने इंट्रोडक्शन में। पाकिस्तान को इंग्लैंड को हराना है और सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा दे, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीतता है वो तो फिर मामला रन रेट पे जाएगा और पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी की जरूरत होगी। तकरीबन 130 रन से हराना पड़ेगा हमें इंग्लैंड को। क्या लग रहा है, इंग्लैंड तो इस वक्त कोई खास फॉर्म में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सामने भी आज अभी तक स्ट्रगल कर रही है। हम काबिलियत रखते हैं इंग्लैंड को हराने की, और क्या श्रीलंका काबिलियत रखता है न्यूजीलैंड को हराने की? आमिर साहब देखिए बिल्कुल, अभी रात में मैं सच्ची बताऊं तो अभी मैं यही कहूंगा दिल्ली बहुत दूर है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड भी आज जिस तरह की क्रिकेट खेला है वो उनकी सलाहियत है कि वो श्रीलंका को बड़ी आसानी से मार सकते हैं, ठीक है। और श्रीलंका के पास इस तरह का कोई प्लेयर नहीं है फखर जैसा कि वो हर बॉलर को मारेगा, ठीक है। और दूसरा, इंग्लैंड जैसा भी है, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे ये मानना पड़ेगा वो एक ऐसी टीम है, वो ऑन द डे किसी को भी मार सकती है, वो बहुत बड़ी, तो ऑन द डे आप उसको लाइट नहीं ले सकते। तो अभी तो मेरे लिए तो अभी दिल्ली बहुत दूर है। दिल्ली दूर है। हारना मना में तो रज़ाक साहब आप अपना तज्जिया देंगे, अपनी प्रेडिक्शंस देंगे। अभी आपकी क्या प्रेडिक्शन है? पाकिस्तान इंग्लैंड को हराएगा और क्या श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा देगा? देखिए, प्रेडिक्शन की अगर बात कर रहे हैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, बड़ा मुश्किल है श्रीलंका को न्यूजीलैंड को हराना, और क्योंकि ये हर जगह पे आपको बेंगलोर जैसी पिच नहीं मिलेगी, बेंगलोर जैसा ग्राउंड नहीं मिलेगा। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहाँ पे 230 का। कल परसों इंडिया के अगेंस्ट 52 पे ऑल आउट हो गए थे, मतलब ये हाल है इस वक्त श्रीलंका का। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर ग्राउंड का एक अपनी फील है। और बेंगलोर में हमने पहले भी सुना है कि यहाँ पे बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, क्योंकि बाउंड्री छोटी है, ऑन दी अब जो खेलने वाले जो प्लेयर होते हैं यहाँ कामयाब होते हैं। यहाँ थोड़ी सी बाउंड्री बड़ी होती है, वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का कोई भी मैच अब बेंगलोर में नहीं लग रहा मुझे। और ये कि न्यूजीलैंड की टीम फेवरेट है, अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, अनलेस आपको बुरा वक्त ना हो और आपके जिस तरह इंग्लैंड को श्रीलंका ने हराया था, 160 के करीब ऑल आउट कर दिया था, हो सकता है कि अगर न्यूजीलैंड को भी कर दिया तो पाकिस्तान के चांसेस बड़े ब्राइट है। पर हमें भूलना नहीं चाहिए कि इधर ऑस्ट्रेलिया भी मैच जीत रहा है, और ऊपर से अफगानिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया को बीट करता है तो पाकिस्तान के लिए और प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी है फैक्टर कि अफगानिस्तान अगर अपने दोनों मैचेस जीत जाता है तो उसके 12 पॉइंट हो जाएंगे, फिर तो पाकिस्तान का कोई चांस ही नहीं बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद आमिर और अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे, अपने एक्सपर्ट दे रहे थे। बॉलिंग स्ट्रगल करी इस टूर्नामेंट में। हमने वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो रन्स दिए आज तक, वो पहले श्रीलंका के अगेंस्ट दिए 344, फिर एक और रिकॉर्ड टूटा जब ऑस्ट्रेलिया ने 378 स्कोर किया, और फिर आज एक और रिकॉर्ड टूटा, 401 रन हमने दिए हैं। तो जाहिर सी बात है बॉलिंग में इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बैटिंग में वो इंटेंट और इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। बट आमिर साहब कह रहे हैं कि दिल्ली अभी दूर है, हमने इंग्लैंड को हराना है और श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को हराना है। अफगानिस्तान के जो नताइज है वो भी अगर हमारे हक में जाएंगे तो फिर पाकिस्तान 2011 के बाद पहली मरतबा सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकेगा। लेट्स सी एंड प्रे फॉर द टीम के वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद सियासी मामलों पर बात करेंगे। वेलकम बैक। जैसे जैसे मुल्क में आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी के बजाय इजाफा होता नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत समेत कई रहनुमा जेलों में हैं, कई रहनुमा रूपोश हैं, जबकि मुतादिद रहनुमा पार्टी छोड़कर IPP या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन समेत दीगर जमातों में शामिल हो गए। जबकि कल इस्लामाबाद पुलिस और एंटी करप्शन ने वफाकी दारुल हुकूमत से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को भी गिरफ्तार कर लिया है। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक असद कैसर को सवाबी के एक मरीज के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद आज सुबह असद कैसर को इस्लामाबाद के सेशन अदालत में पेश किया गया। अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने असद कैसर को डिस्चार्ज करने जबकि पुलिस ने जुडिशल करने की इस्तदा की, जिसके बाद अदालत ने साबिक स्पीकर को अडियाला जेल मुंतकिल करते हुए जुडिशल लॉकअप में रखने का हुक्म दिया, जिसके बाद पुलिस ने असद कैसर को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद कैसर की गिरफ्तारी को पार्टी के खिलाफ साजिश और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश करार दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान शोएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि इलेक्शन की तारीख आते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2020 में शिकायत दर्ज हुई और मुकदमा 2023 में दर्ज किया गया। FIR 2017 में एक वक़ुआ होता है KP में, 2020 में उसकी कंप्लेंट फाइल होती है और आज 2023 में उसकी FIR कटती है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मुकदमा है, वहाँ ये पेश हो रहे हैं। KP में इनकी रिहाइश है, उनको गिरफ्तारी मतलूब नहीं है।
तो फिर ये गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को क्यों मतलूब है? हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इसके पीछे परवेज खटक साहब ज्यादा लगे हुए हैं। हमारे पास ऑप्शन है, हम इंशाल्लाह हाई कोर्ट से रब्ता करेंगे। इसके अलावा रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर सैफ ने भी असद कैसर की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा है कि असद कैसर की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी है। पार्टी रहनुमाओं की गिरफ्तारी से एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुश्किलात तो बढ़ रही हैं, मगर आज पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला आया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन मुहिम और जलसों की इजाजत देने से मुतल्लिक केस में पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि दरख्वास्त गुजारों को कानून के तहत इंतखाबी मुहिम चलाने और जलसों की इजाजत है। किसी एक सियासी जमात को इसके हक से दूर नहीं रखा जा सकता। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इलेक्शन मुहिम के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या नहीं, क्योंकि पार्टी रहनुमा मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। असद कैसर की गिरफ्तारी के अलावा आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा फवाद चौधरी को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक फवाद चौधरी को थाना अपारा में दर्ज के तहत गिरफ्तार किया गया है। उनके खिलाफ मुकदमा 20 अगस्त को दर्ज किया गया था। फवाद चौधरी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक उनके भाई फैसल चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा है कि उन्हें अपने भाई की सलामती से मुतल्लिक शदीद खदशात हैं। फैसल चौधरी ने कहा कि वो फवाद चौधरी की तलाश के लिए थाना अपारा और कोसार गए, लेकिन वहां वो मौजूद नहीं थे। इस्लामाबाद पुलिस भी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतल्लिक कुछ नहीं बता रही। अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा है तो उसकी तफसील दी जाए ताकि उनका दिफा किया जा सके। इस मुकदमे के गिरफ्तारी के अलावा एंटी करप्शन ने भी फवाद चौधरी को 6 नवंबर को तलबी का नोटिस जारी किया था। नोटिस के मुताबिक फवाद चौधरी पर इख्तियारात से तजावुज और हाउसिंग सोसाइटी के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जे का इल्जाम है। हम इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है हमें नहीं दी जा रही, लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतमईन है, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं PMLN के रहनुमा तलाल चौधरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन ने हमें ज्वाइन किया है, जो इस केस में असद कैसर साहब के केस में उनके वकील भी हैं। शोएब शाहीन साहब, सबसे पहले आप बताइएगा कि जुडिशल कर दिया गया है असद कैसर साहब का, लेकिन जो एंटी करप्शन ने उनको गिरफ्तार किया है किस बुनियाद पे किया है, एग्जैक्टली क्या इल्जाम है, क्या केस है ये? देखिए, तफसीलात तो सामने नहीं आई, लेकिन जो FIR के कंटेंट्स हैं आप जरा देखेंगे, एक मुज़ाहिका खेज किस्म के, वो कहते हैं जी एक दरखास्त आई थी हमारे पास 2020 में, उसके मुताबिक इनके ऊपर ये इल्जाम है कि इन्होंने कोई करप्शन की है कोई खरीदारी में, लिहाजा तहकीकात बाद में होंगी। अब 2020 से लेकर 2023 तक 3 साल 3.5 साल में तो तहकीकात नहीं कर सके, लेकिन हम FIR दर्ज कर रहे हैं। ये 4 लाइनों की एक FIR थी, और ये और जो 2020 में जो शिकायत आई थी वो 2017 के वाकये के हवाले से थी। शोएब साहब, अच्छा राब्ता हमारा एक इनके क्रिमिनल लॉ की एक एक्टिविटी का आप अंदाजा लगा लें, और फिर जिस इदारे ने FIR काटी है वो इदारा मौजूद ही नहीं है, गिरफ्तारी उनको चाहिए ही नहीं, गिरफ्तार कर रही है इस्लामाबाद पुलिस। कमाल की बात यह है कि और ये कह रहे हैं कि हम एंटी करप्शन से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए हमें 1 हफ्ता कम टाइम है, हमें इंडेफिनिट पीरियड के लिए जुडिशियल रिमांड दें ताकि हम उनसे राब्ता करके इनको हैंडओवर किया जा सके। शोएब साहब, लेकिन अगर ये करप्शन का मामला है तो क्या वजह है कि आज आपने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो आपने ये कहा कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान होते ही असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया है, फिर बैरिस्टर सैफ ने आज ये कहा कि असद कैसर की गिरफ्तारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। अब ये एंटी करप्शन का मामला है, करप्शन का केस है, इसमें साजिश क्यों नजर आ रही है आपको? पहली बात तो यह है कि ये अगर इलेक्शन से इसका ताल्लुक नहीं था तो इसके FIR 2017 का वक़ुआ है, 2020 में कंप्लेंट फाइल होती है, 2023 यानी 2 नवंबर को ये FIR दर्ज होती है, और उसमें लिखा हुआ है कि जनाब एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है वो नहीं आ रहे इनको गिरफ्तार करने के लिए। हमारे नॉलेज में है कि ये FIR इनके खिलाफ दर्ज हो गई है, लिहाजा हम इनको गिरफ्तार करके इनडेफिनेट पीरियड के लिए जेल में रखेंगे, राब्ता करेंगे एंटी करप्शन वालों से, वो कब आके इनको ले जाएं। अब ये तो है तर्ज अमल। मुझे बताएं कि कल ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट होती है और पहला तोहफा इस्लामाबाद पुलिस उनकी गिरफ्तारी से देती है। और असद कैसर की गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी? असद कैसर इस वक्त साबिक स्पीकर और कोर कमेटी के मेंबर होने के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल कमेटी के वो चेयरमैन है, और हमें मौका नहीं मिला कोई जलसा कोई प्रोग्राम करने का। हाँ, अलबत्ता सिर्फ एक मौका मिला, वो है
लाहौर काना का, जहां वक्त से पहले ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया, और मोहसिन नकवी साहब का जो उस पर कमेंट था वो भी सब आपके सामने। दूसरी तरफ इस पेशावर हाई कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि विदाउट डिस्क्रिमिनेशन पीटीआई को पूरी इजाजत होगी एक्टिविटीज जी, आज आपको इजाजत मिल गई है पेशावर हाई कोर्ट से। जी, अभी ये अलग बात है कि अभी तक प्रैक्टिकली इजाजत नहीं मिली, हाई कोर्ट का आर्डर मिला है, लेकिन हम उम्मीद रखते हैं, और जिसको वो लीड कर रहे हैं हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन असद कैसर साहब, तो नेचुरली उनको इस कॉन्सेंट्रेशन की बुनियाद पर। अच्छा, फिर मुझे बताएं कानूनी तरीका क्या है? अगर एंटी करप्शन को चाहिए था की गिरफ्तारी को यहाँ आते, वो शाहबाद पुलिस की मदद लेते, वो गिरफ्तारी करके राहदारी रिमांड लेते और चले जाते। इंडेफिनिट पीरियड के लिए जुडिशल रिमांड पे शाहबाद पुलिस का रखना, हमने आज कहा जी हम जमानत दे देते हैं, हम ट्रांजिट बेल हमें दे दें, हम आपके सामने सरेंडर करते हैं वहां जाकर उस कोर्ट में, या आप उनकी एंटी करप्शन को बुला लें, 2 दिन में उनके हैंड ओवर कर दें, वहां हम जमानत करा लेंगे। वहां एंटी करप्शन के केस में ऑलरेडी हम जमानत पे हैं, और वहां अगले हफ्ते में वहां केस फिक्स है, और वही डिपार्टमेंट है, वही इदारा है, कोई वारंट ऑफ अरेस्ट नहीं, कोई गिरफ्तारी का नहीं पता। दलाल साहब, आज बैरिस्टर सैफ साहब ने भी ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखने की ये साजिश है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अवामी मकबूलियत ने मुखालफिन की नींदें उड़ा दी हैं। तो आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? क्योंकि आप तो ये कहते रहे कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, लेकिन ये असद कैसर साहब के साथ हुआ है, इस पर पीटीआई कह रही है कि इलेक्शन से बाहर रखने की साजिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद साहब, ये उन बच्चों की तरह है जब कोई बच्चा गलती कर ले और वो फिर बच्चा इतना रोता है कि उसको सजा ना दी जाए, बल्कि सजा के बगैर ही टॉफी मुंह में डालकर इनको छोड़ दिया जाए। जो इन्होंने गलतियां, जो इन्होंने करप्शन जो इन्होंने किया है, उसका तो भुगता ही नहीं। ये 2017 से लेकर और 2023 तक तो ये एक लाडले बच्चे रहे हैं। आप देखें, बीआरटी पेशावर पर स्टे है, उसके बाद रिंग रोड देख लें आप, दवाइयों का स्कैंडल, जो जहां से शुरू करे, इवन जिस ऑफिसर ने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की कोशिश की है, जिसमें एक विक्टिम जो है वो जनरल आसम खुद हैं, अगर किसी ने कह दिया कि जनाब के घर और या आपके ये करतूते हैं या ये आप कर रहे हैं, उसको इन्होंने विक्टिम बनाया है और एक मिसाल बनाने की कोशिश की है। तो अब अगर कोई एक्शन हो रहा है और वो दरखास्त भी, शिकायत भी इनके दौर की है, तो यार कभी ये भी कह दिया करें हमारी तरह, हमसे 3 नस्लों का हिसाब ले लो, या हमसे 3 साल की बजाय 30 साल का हिसाब ले लो, आजो ले लो। ये जब कहेंगे टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं जी, वो जी मंगल को नहीं, बुध को एफआईआर होनी चाहिए थी, वो जी इस्लामाबाद नहीं, ये पेशावर का केस है। भाई मामला ये है कि जहां का भी है आप सामना करें, और रो के कोई भी पॉलिटिकल माइलेज या आपको वोट या आप इलेक्शन के काबिल नहीं हो जाएंगे, उसके लिए अपने वो क्या कहते हैं पंजाबी में, गोडे गिट्टों में जान पैदा करें। बाकी रही तलाल साहब आपने कुछ वाकयात आपने कुछ जिक्र किया बीआरटी का, मालम जब्बा का, ये वो मामला है जिसपे नून लीग एक अरसे से आवाज उठा रही थी कि जब पीटीआई हुकूमत में है तो उनके खिलाफ केसेस नहीं चलते, और हमारे खिलाफ केसेस पे केसेस बना रही है नैब। लेकिन अब जो बीआरटी मालम जब्बा का आप जिक्र कर रहे हैं, इसमें तो परवेज खटक का नाम था, साबिक चीफ मिनिस्टर महमूद खान का नाम था, उनके खिलाफ तो नैब कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, ना एंटी करप्शन कोई कार्रवाई कर रहा है। और क्या उसकी वजह यह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बना ली है, पीटीआई छोड़ दी है? देखिए, उसकी एक एग्जांपल फवाद चौधरी भी है, उन्होंने भी पीटीआई छोड़ दी थी, वो भी सुना है कि आज गिरफ्तार हुए हैं जी। तो ये कह देना कि किसी ने कुछ किया है और उसको अब पकड़ा ना जाए क्योंकि वो पीटीआई में है, और अगर पीटीआई में है तो उसके गुनाह सारे माफ कर दिए जाएं। तो अगर पीटीआई वालों के आपने ये सब कुछ इसी तरह ही माफ करना है तो मेहरबानी करके आप ये कह रहे हैं कि परवेज खटक और महमूद खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और बिल्कुल इसी तरह होनी चाहिए जैसे दूसरे लोगों के खिलाफ हो रही है? हर एक के खिलाफ होनी चाहिए, मेरे समेत, हमारी पार्टी के समेत, लेकिन विक्टिमाइज ना किया जाए। मगर ये भी नहीं हो सकता कि क्योंकि पीटीआई में हैं और क्योंकि पीटीआई में रहे हैं तो आपको पूछा ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप वो लाडले बच्चे हैं कि आपके हर गुनाह माफ थे। और यानी मियां वाली पर बंदूक लेकर आज दहशतगर्द अंदर जाएं तो वो तो मारे जाएं और दहशतगर्द कहलाएं, और उसी मियां वाली का आप दीवारें गिराकर जहाजों तक पहुंच जाएं, और क्योंकि पीटीआई के झंडे पहने हुए थे उनको छोड़ दिया जाए। यानी बारूद के साथ अगर कोर कमांडर हाउस को
उड़ा दिया जाए तो वो दहशतगर्द है। आग, पेट्रोल, बम्बों के साथ क्योंकि पीटीआई के झंडे थे तो उनको कुछ नहीं कहा जाना चाहिए। मेरा ख्याल है ये नहीं होगा। और लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ होने वाली ज्यादतियों का उजाला करें, ये भी है कि जो इनको रायतें दी गई हैं पिछले 7 साल में खान साहब और इनके साथियों को, वो रायतें जो है वो खत्म की जाएं। जी, इसमें बताइएगा शोएब शाहीन साहब, क्योंकि जब आपके पीटीआई के दौर में मुकदमात उनके मुखालफिन के खिलाफ बन रहे थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी पे हो, नून लीग पे हो, उस वक्त भी ये देखा जाता था कि सालों पुराने केसेस भी हैं। एवरेंट फील्ड का जो मामला है वो भी 90 के दहाई के अपार्टमेंट्स थे। इसके अलावा कई जो केसेस बने वो तो 2016-17 के थे, लेकिन जो उनको नैब ने गिरफ्तार किया आपके दौर में किया, तो क्या ये दलील काफी है कि अगर 2020 में शिकायत दर्ज हुई थी तो आज गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम कब कहते हैं ना गिरफ्तार करें। अगर आपने गिरफ्तारी करनी है, वारंट ऑफ अरेस्ट लेकर आ जाएं, आप गिरफ्तार करके ले जाएं, या इतनी अपॉर्चुनिटी दें हम ताकि बेल बिफोर अरेस्ट करा लें, या हम वहां जाकर कोर्ट में सरेंडर कर लें। यही कानूनी तरीका कार है ना। हम इस्लामाबाद पुलिस के तो मुलजिम नहीं थे असद कैसर। इस्लामाबाद पुलिस को किसने अख्तियार दिया है? हाँ, ये फैसिलिटेट कर सकती थी अरेस्ट में अगर वो एंटी करप्शन अरेस्ट करना चाहती। एक बात। दूसरी बात मुझे बता दें, इनका शोर पूरा होता था कि जी ये चीनी चोर हैं, ये जी कब्जा ग्रुप हैं, अलीम खान, जहांगीर तरीन, ये सबसे बड़े मुजरिम हैं जनाब पीटीआई के, और एटीएम है इमरान खान की। और हम उठा लें वहां जो बीआरटी के बारे में और मालम जब्बा के बारे में, आपने खुद ही उसका सवाल कर लिया, वो भी आज इनके मुल्जिम और मुजरिम नहीं बने। और इसी तरह मुझे बता दें, 9 मई को भी बीच में ले आते हैं, खदीजा शाह की गाड़ी में अगर अंदरीस अब्बास जा रही है, वो तरीके इस्तेकाम पार्टी में है तो दूसरी दुली हो गई है, और खदीजा शाह की 4 दफा जमानतें होने के बावजूद वो उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। परवेज इलाही की 15, 20, 25 जितनी मरतबा जमानतें होंगी उनको रिलीज नहीं किया जाएगा। कानून को इन्होंने बांदी बना के समझते हैं कि वो रियासती इदारे और कानून इनके सामने बांदी बन के खड़ा हो जाए, और सिर्फ एक पार्टी को, जो पीटीआई, जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी और फेडरेशन है, उसको क्रश करने के लिए सारे इदारे इस्तेमाल हो जाएं। ये इनकी नजर में। अच्छा शोएब साहब, आपने आज ये भी कहा, आपने जो बात की मीडिया से गुफ्तगू की, उसमें आपने ये भी कहा कि परवेज खटक इस गिरफ्तारी के पीछे है। उनका क्या इस पर अफसोस है? देखें, परवेज खटक, देखें, 2 किंग्स पार्टियां नहीं बनी। एक तो पीएमएलएन इस वक्त किंग्स पार्टी के उरूज पे है, 2 नई किंग्स पार्टियां बनी हैं इस वक्त। वो आपने फवाद चौधरी की भी इन्होंने बात की। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त एक ये कहते हैं पीटीआई वालों के 2 जराइम हैं। एक ये है कि वो पीटीआई में क्यों है, पार्टी छोड़ें। दूसरा जुर्म यह है कि तहरीक इस्तेकाम या किसी किंग पार्टी में शामिल ना हो। फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ी, अभी उधर नहीं पहुंचा। जब उधर नहीं पहुंचा तो उन्होंने उनको भी गिरफ्तार कर लिया। जहां तक परवेज खटक की बात है, ये असद कैसर साहब की अपनी ये आप किस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे वैसे कह रहे हैं? क्योंकि उनके भाई का तो अभी भी ट्वीट आया है कुछ देर पहले, वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता मेरे भाई को कहां लेके गए। फैसल चौधरी साहब का ये ट्वीट है। तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने आईपीपी ज्वाइन नहीं किए इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया है? मेरी ये एक प्रिजम्पशन है। वजह यह है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है, गिरफ्तार हो गए, कहां लेकर गए हैं, कहां गिरफ्तार हुए, मुझे बताएं। आजकल तो गिरफ्तारियां भी नहीं डाली जाती। तो ये तो जब ये फरमा रहे हैं कि जी चूंकि फवाद चौधरी ने पार्टी छोड़ दी है उसके बावजूद क्यों गिरफ्तार हो गए, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ पार्टी छोड़ना काफी नहीं है, किसी किंग्स पार्टी में शामिल होना भी उसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और आपको लगता है कि इसमें परवेज खटक का भी किरदार है? जी, परवेज खटक का किरदार भी है इसमें? परवेज खटक का किरदार मुझे असद कैसर साहब ने खुद इन्फॉर्म किया, क्योंकि उनके मुकाबले में उन्होंने एक बंदे को पीटीआई में शामिल कराया जो उनका हरीफ है। तो उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस सारी वारदात के पीछे परवेज खटक साहब भी शामिल हैं। लेकिन बात यह है कि ये बड़े लेवल पे चूंकि ये सारी चीजें हो रही हैं, इसकी अब हम तो प्रिजम्पशन की बुनियाद पर भी बात कर सकते हैं ना, लेकिन तहकीकात सामने आएगी। तलाल साहब आपसे बात करना चाहूंगा। तलाल साहब देखिए, क्योंकि एक सियासी वर्कर हैं आप, और आप कहते हैं कि आपकी जमात के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, और नैब के हवाले से जो कारकर्दगी थी उस पर उस वक्त की हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि वो सियासी इंजीनियरिंग के लिए उसको इस्तेमाल किया गया। तो आपको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, चले जहां 9 मई के वाकयात हैं उनमें जो मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन अगर कहीं ओवररीच नजर आ रहा है, किसी सियासी वर्कर किसी पॉलिटिशियन के साथ गलत हो रहा है, तो कम से कम बतौर एक सियासी कारकुन जो ये भुगत चुका है, आपकी पार्टी को ये पोजीशन तो लेनी चाहिए ना, हाँ ये गलत हो रहा है। अगर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस का तो दायरा कार ही नहीं था,
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आती, गिरफ्तार करती, वो भी नहीं हुआ। फिर कह रहे केस की खाली एक कंप्लेन थी, उसकी ना तहकीकात हुई और गिरफ्तारी हो गई। आप लोग ये अपने दौर में कहते थे कि हमारे खिलाफ अगर केसेस हैं, तहकीकात करें, जुर्म साबित हो तो अरेस्ट करें, उससे पहले अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? तो आपके साथ गलत हो रहा था तो यहाँ पे भी आप गलत करार देना फिर उसको। देखिए, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि लेवल प्लेइंग फील्ड और सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए, लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि 15 साल से बच्ची का केस पेंडिंग है, उस पर फैसला नहीं हो रहा। 2 इलेक्शन खान साहब लड़ चुके हैं, तीसरा भी लड़ना चाहते हैं और उसका फैसला नहीं होगा। 62-63 का फॉरेन फंडिंग का जो 9 साल से स्टे पे स्टे चलते रहे हैं, उसका फैसला नहीं होगा। उसके बाद रही तोशा खाना है, मिस डिक्लेरेशन है, अब कह देते हैं नहीं मेरा गिफ्ट मेरी मर्जी। इनसे पूछे कि इनके होते हुए जो जराइम हुए ये जरा अपने उनकी लिस्ट खुद जारी तो कर देना कि फॉरेन फंडिंग में कौन था, तोशा खाना में कौन था, रिंग रोड में कौन था, बीआरटी में कौन था, सुनामी ट्री में कौन था। इनसे जब पूछें तो वो कहते हैं हमारी तरफ तो गुनाहगार ही कोई नहीं है। ये सारा कुछ अगर हुआ है आपको तो ये नजर आ रहा है ना तलाल साहब, ये भी तो नजर आ रहा है ना कि जिसको उस वक्त आप गुनहगार कहते थे, अब अगर वो पार्टियां छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं तो उनके गुनाह माफ हो रहे हैं। ये भी तो आप देख ही रहे होंगे ना। फिर देखिए, मेरी बात सुने, गुजारिश ये है कि थोड़ा सियासी आदमी में हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। सिर्फ किताबों में मंडेला नहीं बनना चाहिए, अमली तौर पे बनना पड़ता है। अगर कहीं कोई जुल्म ज्यादती हुई है तो दूसरी पार्टियों ने भी उसको सह के वहां से खड़े होके अपना मुवक्कफ मनवाया है, जैसे हमने मनवाया है। और जब आप ये कहते हैं जी हमसे हिसाब लिया जा रहा है 2017 का और 20 का, और वो शिकायत 20 की थी। मरियम नवाज को जिस केस में गिरफ्तार किया गया था वो स्कूल जाया करती थी, उसके दादा ने जो शेयर्स जो थे अपनी मिल के उसके नाम किए, उसमें गिरफ्तार किया था। हमजा शहबाज को जिसमें गिरफ्तार किया था वो उस वक्त कॉलेज में थे, जिस पे जिन बुनियादों पे आपने अगर 6-7 साल बर्दाश्त किया है तो ये भी चुप करके 6-7 साल बर्दाश्त करें, फिर इनकी बारी आएगी सुरखरू होने की और लेवल प्लेइंग फील्ड फिर इनको मिलेगी। नहीं, मेरी गुजारिश ये है, एक तो मेरा सियासी कारकुन के तौर पे इनको मशवरा है कि सियासत को बदनाम ना करें। ये सियासी कारकुन रोते नहीं, ये डाहा नहीं मारते। सियासी कारकुन तकड़े होते हैं, फांसियों पर झूल जाते हैं, कोड़े खाते हैं, जलावतरी लेते हैं, काल कोठरी में रहते हैं, नाहलियां लेते हैं। और सियासी कारकुन इस तरह के नहीं होते। और दूसरी बात, मैं कब कह रहा हूं कि भी कानून सबसे एक जैसा कर दे। मुझे ये बताएं, क्या बीआरटी पर स्टे नहीं रहा? क्या सुनामी पर इनके होते हुए ट्री सुनामी का उसका केस चला है क्या? तो अब मुझे ये बता दें, फॉरेन फंडिंग के स्टे पे स्टे कौन लेता रहा है? क्या बच्ची के मामले में खान साहब इतना बता दें बच्ची उनकी है कि नहीं है? ये हाँ या ना का केस है। जी टेक्निकलिटीज के पीछे छुपते हैं। ये जी मंगल नहीं, ये इतवार को होना चाहिए था। लास्ट कमेंट कर दीजिए जी शोएब साहब। देखें, पहली बात तो ये है कि ये जनरलाइज जब बातें करेंगे ना तो इनको पहले ये भी जरा देख लेना चाहिए। मैं आप इनकी बातों का और आपके सवाल का जवाब देने से पहले सिर्फ एक बात कह दूं। बात यह है कि जब ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब डील करके गए थे परवेज मुशर्रफ साहब से, वो उसे क्यों नहीं बर्दाश्त किया? वो 10 साल के लिए क्यों चले गए थे? वापस आए, कहा था जी 5 साल के लिए गए, फिर पता चला जी 10 साल के लिए थे। और अभी ख्वाजा आसिफ के बकौल दोबारा डील करके जी मुल्क से बाहर चले गए। चलें जी, हम आपकी सारी गुनाह माफ कर देते हैं। मुझे ये बता दें कि पाकिस्तान की तारीख में जिस तरह की बदतरीन किस्म की जुल्म, बर्बरियत और जबर आज हो रहा है, 10-10 दफा, 15-15 दफा कितनी इनकी जमानतें हुई और अदालतों ने, और उसके बावजूद उनको गिरफ्तारी जो है वो नहीं, उनको रिलीज नहीं किया गया और आज वही चल रहा है। मुझे बता दें कितने जजेस ने इनके जमाने में कहा था, हमारे जमाने में कहा है कि जनाब असल रिलीज तो तब होंगे जब आप जाएंगे, आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। नेक्स्ट एक बात बता दें, PMLQ इनके वतन से पैदा हुई थी। अगर आप ये कहते हैं इनके कम से कम 150-200 MNA जो है वो छोड़ के PMLQ में चले गए थे। अगर आप ये कहते हैं कि क्यों गए थे, जब जबर, जुल्म और बर्बरियत होगी ना तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं। लेकिन आज भी इमरान खान पाकिस्तान में है, वो मुल्क से छोड़ के नहीं जा रहा, खा कोई भी हालात हो। और आज भी सबसे मकबूल पार्टी PTI है। हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में तमाम तलाल साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल भी साथ ले लीजिएगा कि अब आप मुतमईन हैं, आप कहते थे लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, नून लीग मुतमईन है कि अब उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? देखिए, गुजारिश ये है कि अभी तक मियां साहब के खिलाफ जो केसेस हैं और हमारे बहुत सारे रहनुमाओं के, वो वैसे के वैसे ही हैं, वो हमारे सर पे लटक रहे हैं और वो सारे केसेस जाली हैं। वो जुल्म पर, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइज करने के लिए और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाए गए थे, वो वैसे के वैसे ही हैं। यानी नवाज शरीफ अगर इतना बड़ा रहनुमा नहीं था, खतरा नहीं था, तो आप इलेक्शन से बाहर कभी उसको क्या कहते हैं
कि जहाज अगवा कर लिया, और कभी कहते हैं जी अकामे में ताहियात नाअहल कर दें। तो ये विक्टिमाइज हमें तो बहुत देर से किया जाता रहा है, और मेरा ख्याल है वो खत्म होना चाहिए। वो जो जुल्म हुआ है वो खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात, जिन लोगों को रायतें मिली हैं वो खत्म होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए, कौन सा बंदा है पाकिस्तान में जेल काट रहा हो कि 5 स्टार होटल की तरह मुझे जनाब कमरे की लेंथ और विड्थ इतनी चाहिए, मुझे खाने में देसी मुर्गा और देसी घी चाहिए, मुझे वहां वॉक चाहिए, वहां मुझे एक्सरसाइज मशीन चाहिए। सदके जाऊं मैं, ये अपना टूर पे गए हुए हैं और booking.com से जेल बुक करवा रहे हैं कि अपनी मर्जी की, या मेरा जेल भुगत रहे हैं। और जेल वाले भी सहूलतों पे सहूलतें, साइकिल दे दें जी, मशीन दे दें जी, देसी मुर्गा दे दें जी, कमरे की दीवारें तोड़ दें जी, और हम रहे काल कोठरियों में कि वहां पर हमारी टांगें भी सीधी ना होती हो, इतने छोटे कमरे हो। और उसके बाद अगर इस माहौल में इलेक्शन हो, जब एक पार्टी ये कह रही हो कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, गिरफ्तारियां हो रही हैं पुराने केसेस में, और जिस पुलिस का दायरा कार रही है वो उठा के ली जाती है, आपके ख्याल में इस किस्म के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी होगी? और क्या इससे जो गैर यकीनी की सूरत हाल पाकिस्तान में खत्म होनी चाहिए वो हो जाएगी? 2013 का इलेक्शन हुआ, उसका सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बना, उसने कहा कि वो बिल्कुल साफ और शफाफ था, उसके बावजूद भी इमरान खान नहीं मांगे। इनका काम ही रोना है ना जी। ये तो चाहते हैं कि रो रो के हम अपना किसी तरह, या हम लाडले बनाए जाएं, आरटीएस बिठाया जाए, इनको कंधों पर बिठाया जाए और इख्तिदार में लाए तो फिर ठीक है मुल्क। अदरवाइज अगर इलेक्शन होकर इनको वोट ना मिले, और क्या नून लीग को एक दफा वोट मिले? आरटीएस बैठा था 2018 में, फिर भी हम पंजाब जीते हैं। हम पाकिस्तान की दूसरी बड़ी शुक्रिया। 2013 के हवाले से आपने बात की, लेकिन इस वक्त तो आपकी जो हलीफ जमात है पीपल्स पार्टी, वो भी ये कह रही है कि सिर्फ एक जमात को फैसिलिटेट, लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ उनके लिए है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, इसके बाद मजीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग के बाद पाकिस्तान में अमन की फिजा कायम हुई थी, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान एक बार फिर दहशतगर्दी में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में 3 दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाकयात में 15 फौजी जवानों समेत 20 अफराद शहीद हुए हैं, जबकि 24 अफराद जख्मी हुए हैं। आज अलग सुबह दहशतगर्दों ने मियांवाली में एयरबेस पर हमला किया, जिसे अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया। ISPR के बयान के मुताबिक दहशतगर्दों ने मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर आज सुबह हमले की कोशिश की, जिस पर पाक फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया, और बरवक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया गया। ISPR ने बताया कि मुश्तरका क्लियरिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है, और इस दौरान तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि एयरबेस पर नाकाम हमले के बाद करीबी इलाकों में किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों और फ्यूल बाजर को नुकसान पहुंचा है, जबकि जवानों ने कौमी असासों की हिफाजत को यकीनी बनाया है। अहम बात यह कि जराये के मुताबिक मियांवाली एयरबेस पर हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नामी गुमनाम तंजीम ने कबूल की है, और BBC के मुताबिक ये तंजीम इससे पहले सवात, नकी मरवत, चमन और बोलान में कुछ दहशतगर्दी के कार्रवाइयों की जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है। इसके अलावा आज के बुज़लाना दहशतगर्दी के वार से पहले कल शाम दहशतगर्दों ने गवादर के करीब पसनी से उरमाड़ा जाने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर घाट लगाकर हमला किया, जिसमें 14 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। गवादर में सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले पर हमले से पहले डेरा इस्माइल खान में भी दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के एक काफिले को IED से निशाना बनाने की कोशिश की, जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 5 सिविलियन शहीद हो गए थे। इन 3 वाकयात के अलावा ये बात भी तशवीशनाक है कि रवा साल पाकिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा देखने में आ रहा है। इस्लामाबाद के एक थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक रवा साल के पहले 9 माह में पिछले साल के मुकाबले में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 19% का इजाफा देखा गया है, जिसमें 700 अफराद जाँ भाग हुए हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 386 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, जो कि पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा तादाद है। रवा साल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है, इसलिए जरूरी है कि हुकूमत और दिफाई इदारे मिलकर मुल्क को दहशतगर्दी से निजात दिलाने के लिए फौरी इक़दाम करें, ताकि इस जंग में दी जाने वाली कुर्बानियाँ ज़ाया ना हो सके। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाज़त दी।